हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे। ठीक है ना। मैं दीपक कुमार आप लोगों के सामने क्लास 10th इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का चैप्टर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट होता क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने देखा था एवरेज इनकम क्या होता है। तो एवरेज इनकम में जो प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था कि दो कंट्री का एवरेज इनकम सेम था बट दोनों में डिफरेंसेस पीपल के इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था। ठीक है ना। कोई ज़्यादा था तो कोई कम था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट था। तो इसीलिए एक अलग हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास सिर्फ एवरेज इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जिस तरह से हम लोग किसी भी कंट्री को मेजर कर सकते हैं कि वो किस तरह की कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है या क्या कंट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस सब क्राइटेरिया में सबसे पहले क्राइटेरिया है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब, कहने का मतलब ये है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। यानी कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाई हो रहे हैं एज पर प्रपोर्शन ऑफ द 1000 लिव्स। मतलब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक ईयर से पहले क्या हो जा रहे हैं, डाई हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट पार्टिकुलर ईयर में कोई भी, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं 1 साल से पहले तक, वो कितने बच्चे मर जा रहे हैं 1000 में से। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब आते हैं हम लोग लिटरेसी रेट। व्हाट इज लिटरेसी रेट? देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी जिस देश का, पहले 1 मिनट के लिए मैं बता दूं, जिस देश का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगा तो उससे क्या पता चलेगा कि वो देश ज़्यादा डेवलप है। हाउ कैन वी से डेट कि वो ज़्यादा डेवलप है? तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, माँ को, मदर को क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, तो बच्चे जल्दी नहीं मर रहे हैं, तो वही आपका है। अगर जिस कंट्री में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है यानी वहाँ न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक क्राइटेरिया ये भी है। अब आता है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7th एंड एबव एज ग्रुप। यानी 7 या 7 से ऊपर साल के बच्चे जो भी लिटरेट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। तो ये कैसे, लिटरेट कहने का मतलब क्या है कि वो कोई भी लैंग्वेज वो लिख सके, पढ़ सके और बोल सके, वही लिटरेसी रेट होता है। तो लिटरेसी रेट 7 से ऊपर वाले बच्चों को देखा जाता है, 7 या 7 से ऊपर वाले बच्चों को, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद तो ये देखिए, लिटरेसी रेट यानी जो भी हमारा पॉपुलेशन लिटरेट रहेगा तो वो ज़्यादा हर एक चीज़ में जॉब कर सकता है। एज मतलब कहने का मतलब क्या है कि एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट, वो लिटरेट बहुत सारे चीज़ों में जॉब कर सकता है और इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकता है। तो लिटरेसी रेट भी हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके बाद आता है लिटरेसी रेट के बाद नेट अटेंडेंस रेशियो। तो व्हाट इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। ध्यान दीजिए, नेट अटेंडेंस रेशियो एक टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एज ग्रुप है, कितने 14 and 15 ईयर्स वाले, कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं पर 100 में से, ध्यान रखना है। ठीक है ना। परसेंटेज यानी पर 100 में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो वो आपका नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो जिसका नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा हो, वो क्या होगा, डेवलप कंट्री की तरफ होगा। तो ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर, यानी सिर्फ इनकम ही नहीं फैक्टर हुआ, ये सारे फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट हुए किसी भी देश, किसी भी स्टेट के वो कंपेयर करने के लिए या किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। ठीक है ना। ओनली इनकम ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ, महाराष्ट्र, बिहार एंड झारखंड। महाराष्ट्र में इनकम ज़्यादा है बट और जैसे लिटरेसी रेट केरला से कम है, और केरला में क्या है, केरला में लिटरेसी रेट भी अच्छा है और इनकम महाराष्ट्र से कम है, लेकिन क्या है वो तो उसके कारण से उसको हम लोग केरला को नंबर 1 क्राइटेरिया पे रखेंगे, क्योंकि वो हर एक फैक्टर, अगर जिसके देखो तीनों फैक्टर में जो भी फैक्टर, सारे फैक्टर का एवरेज सही होगा, वही क्या कहलाएगा, डेवलप्ड
कहलाएगा एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है ना। अब आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? द मैक्सिमम एज अप टू विच एन एडल्ट लिव्स इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कितने साल तक लोग जी सकते हैं, ठीक है ना। दिस ऑल्सो शोज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री। तो कितना ओवरऑल क्वालिटी है लाइफ इन द कंट्री में। एज पर 2011 सेंसस, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में मेल का 67 ईयर्स था और फीमेल का 72 ईयर्स था। तो देख लीजिए अभी तक हम लोगों ने ये फैक्टर देखा कि मनी ही सब कुछ नहीं है। मनी इज़ नॉट, मनी इम्पॉर्टेंट है बट मनी ही एक सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है। देखिए मनी हमारे पॉकेट में है तो हम सब चीज़ कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू नीड टू लाइव वेल। देखिए जैसे आपके पास पैसे बहुत हैं लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर मतलब सिर्फ मनी को नहीं मान सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मनी से हम सब कुछ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट तो नहीं खरीद सकते हैं। इंश्योर कि आपका जो मेडिसिन मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है अनएडल्ट्रेट यानी कोई मिक्सिंग ना हो उसमें। तो ये सब चीज़ें ऐसा है कि मतलब हम लोगों को क्या होना चाहिए, मनी के अलावा ये सब भी फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपने देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, आपने देखा लिटरेसी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि केरला का लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है और तो इसीलिए ये आपका एक हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जैसे जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस फंक्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस भी अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह से ये सब भी क्या है, बेटर स्टेट माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो उसमें एक चीज़ आपको जानना है, यूएनडीपी, ठीक है ना। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है कि व्हाट इज़ यूएनडीपी। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई। ये व्हाट इज़ एचडीआई? मैंने आपको बोला यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट करिएगा कि क्या होता है। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या क्या फैक्टर काम करते हैं इसको देखिए। एक है जीएनआई। व्हाट इज जीएनआई? जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा इनकम जो भी इसको बोलते हैं जीएनआई। तो जीएनआई क्या होता है? एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जीएनआई यूज़ किया जाता है कि किस तरह से हमारा जैसे भी पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा तो डिसेंट लाइफ जिएंगे, ठीक है ना। ह्यूमन इंडेक्स में हम लोग देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में आपका किस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में बर्थ के टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, उसके बाद लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होना चाहिए, तो ये भी एक है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, एजुकेशनल इंडेक्स भी है। जैसे एजुकेशनल इंडेक्स में कैसे मीन्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूल के स्कूलिंग का ईयर्स कितना है और कितने मतलब कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने टाइम तक स्कूल जाएंगे, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और इन सब के फैक्टर नॉलेज का मतलब नॉलेज एजुकेशन इंडेक्स में ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये एचडीआई को आपने समझा क्या क्या ये है, एक जीएनआई है और एक आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और एक एजुकेशनल इंडेक्स है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को और आपको कमेंट क्या है करना है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंपोनेंट को। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट में कंडेप्स 3 डायमेंशन होते हैं और 4 इंडिकेटर्स होते हैं, सबको देखते हैं हम इस फिगर से। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें देखिए एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है, एक लिविंग स्टैंडर्ड्स है, ये 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है ना। हेल्थ से जैसे आपको मैं बताऊं आपको और लिविंग स्टैंडर्ड कैसे डिपेंड करेगा, अभी जस्ट मैं बताया था ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम एक इंडिकेटर हो गया। एजुकेशन में देख लीजिए, एजुकेशन में मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जैसे मैं आपको बताया, और हेल्थ में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये 4 इंडिकेटर्स एंड 3 डायमेंशंस क्लियर है, आपको ध्यान से रखना है, याद रखना है। अब देखो एक चीज़ आपको बताना है, यूएन का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2006 में आया था, रैंक इंडिया का 131 था आउट ऑफ 188 कंट्री में, 188 कंट्री में, और ये जो था 2015 के डाटा के अनुसार था। अभी आपको एक और चीज़ अगर मैं बताऊं, ऑन द बेसिस ऑफ एचडीआई
कंपेयर ब्रिक्स नेशन को जब कंपेयर किया गया था तो इंडिया उसमें ब्रिक्स नेशन में इंडिया सबसे लास्ट आया था। तो आपको कमेंट में सेकंड ये करना है कि ब्रिक्स नेशन में कौन कौन है। जैसे देखिए उसमें रसिया है, मैं एक हिंट्स दे दिया, और इंडिया भी है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करना है रसिया उसमें सबसे आगे था और इंडिया इसमें सबसे कम था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको बिटवीन 1990 से 2017 तक आपको क्या कमेंट करना है, ब्रिक्स में कौन कौन से नेशन हैं, ठीक है ना। बिटवीन 1990 से 2070 तक इंडिया HDI वैल्यू 50% इंक्रीज किया। कहाँ से कहाँ तक, 0.427 से 0.640 तक। एन इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज, जो कोई रिमार्केबल अचीवमेंट था, क्योंकि वहाँ पे देखिए मैं कहने के बाद है कि 1990 के बाद हमारे यहाँ पॉवर्टी वगैरह क्या हो गई, इंक्रीज, मतलब पॉवर्टी कम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं बहुत बार आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता भी चुका हूँ ज्योग्राफी वगैरह में भी। बट इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट होता है कि हमारे प्रेजेंट को नीड को प्रेजेंट के नीड को तो पूरा करता ही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते डेवलपमेंट करना है, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखने का तक मतलब रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है, द रेगुलर प्रोसेस विदाउट ह्यूमन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, देखिए, एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन का मतलब सेटिस्फाई तो करना है लेकिन विदाउट हार्मिंग फ्यूचर को, ठीक है ना। तो द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। अभी जो टाइप का हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, वो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो हमको जैसे अगर एग्जांपल देखूँ तो ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको घर वगैरह में भी जब भी यूज़ करना है ग्राउंड वाटर तो ध्यान से यूज़ करना है। इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, मतलब जितना हम यूज़ कर रहे हैं और रेन से उसको कम हो पाए, मतलब रेन से उसको पूरा ना कर पाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वो ओवर यूजिंग के कारण वो हमारे लिए ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी जो हम लोग बहुत फास्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में रजिस्टर है क्रिटिकल फॉल ग्राउंड वाटर का। नॉर्दर्न इंडिया में जैसे यूपी वगैरह में, पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है ग्राउंड वाटर का लेवल, 75 एंड 85% अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग रिपोर्ट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बताया है कि नॉर्दर्न इंडिया में क्रिटिकल फॉल हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का फॉल हुआ है। कौन किया है, CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है ना। अब साउथर्न स्टेट में केरला में, तेलंगाना में, पुदुचेरी, ये सब में भी डिक्लाइन हुआ है 40 to 46%। तो आप देख सकते हो ग्राउंड वाटर में कितना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। त्रिपुरा इज द नॉर्थ ईस्ट सो द लोएस्ट डिक्लाइन, वहाँ सबसे कम हुआ है 16%, डिप, एंड द गोवा में 29%। अब देखिए ग्राउंड वाटर लेवल इज वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डिक्लाइन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस विड्रॉल। हम जो कंटिन्यूअस विड्रॉल कर रहे हैं ड्यू टू द रीजन सच एज इंक्रीज डिमांड, मतलब देखिए जैसे फ्रेश वाटर का इंक्रीज डिमांड हो रहा है, वेरियस मतलब और रेनफॉल भी कम हुआ, तो और उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए कि हमारे यहाँ एक जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई कि ग्राउंड वाटर को लेवल पे ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब आपको एक चीज़ और बताना है कि ग्राउंड वाटर के लिए एक और चीज़ आया था, अटल भूजल योजना, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताना है कि अटल भूजल योजना कब लॉन्च किया गया था और क्यों लॉन्च किया गया था, उसके बारे में जो भी आप बता सकते हो बताना है, ठीक है ना। अटल भूजल योजना, प्राइम मिनिस्टर अटल, पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, आप देख रहे हो कि नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज में बहुत सारे इशू हो रहा है कि क्या हो रहा है हमारा सस्टेनेबिलिटी। देखिए अब जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे साइंटिस्ट ने, इकोनॉमिक्स ने, फिलोसफर ने, बहुत सारे लोगों ने इस पे वर्किंग साथ में किया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है कि आने वाले टाइम में पॉवर्टी ना रहे, नो पॉवर्टी रहे, ठीक है ना, जीरो हंगर है। जीरो हंगर के लिए आपको पता भी होगा गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट किया है, ठीक है ना। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए भी, जैसे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए आयुष्मान भारत, आपके बारे में
आयुष्मान भारत आपको बताना है, आयुष्मान भारत क्या है, ठीक है ना। क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी देखिए ये सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जैसे क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी बच्चों को एजुकेशन का राइट मिला, ठीक है ना, तो वो सब आपका क्वालिटी एजुकेशन हो गया। जेंडर इक्वालिटी के लिए भी बहुत सारे काम हो रहा है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसके लिए कौन सा स्वच्छ भारत अभियान, जो इसी के आप बोल सकते हो। एफॉरेस्टेशन एंड क्लीन एनर्जी, ये सब भी है। आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जीरो हंगर के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया, मैं आपको जस्ट अभी बताया। जीरो हंगर के लिए आपको मिड डे मील वाला, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए आयुष्मान भारत, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबको सर्व शिक्षा अभियान जो आपका चलता है, जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए SBM स्वच्छ भारत मिशन, एफॉरेस्टेशन एंड क्लीन एनर्जी भी आपका चलता है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ऐसे ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए। रिड्यूस इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होनी चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ भी होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। लाइफ बिलो वाटर, वाटर के अंदर जो लाइफ है, वाटर के तो वहाँ पे उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे प्लास्टिक्स वगैरह का यूज़ हम लोग को कम करना पड़ेगा, लाइफ बिलो वाटर, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, एफॉरेस्टेशन एंड क्लीन एनर्जी, ये सब बहुत सारे आपको जो चीज़ें मैं आपको बताया ये सब चीज़ें थी। तो ये आपको आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे।